झूठा ही सही मगर मना लेते। अगर हम रूठ गए थे तो तुम ही अपना हक जता लेते। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट यानी डार्क सोल और लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का 22वां भाग। पर ये कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन जब माया की आंख खुली तो उसका सर दर्द से फट रहा था। आ माया ने अपने दोनों हाथ सर पर रखते हुए चिल्लाना शुरू किया। मेरा सर इतना दर्द से क्यों फट रहा है? शुक्र करो, अभी सिर्फ दर्द से ही सर फट रहा है तुम्हारा, वरना जैसी हरकतें हैं ना, तुम्हारे ऊपर तो एटॉम फटने चाहिए। प्रधान ने नींबू पानी का गिलास माया की तरफ बढ़ाते हुए उससे ये बात कही। लो पी लो इसे और अपना हैंगओवर उतारो बेवड़ी बिल्ली। वरदान क्या है? कभी मानो बिल्ली कभी बेवड़ी बिल्ली, मेरा अपना नाम है, नाम से बुलाया करो वरना मम्मा से शिकायत कर दूंगी आपकी। हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाकर मॉम को बताओ। रात को मेरी वाट लगी है तो अब तुम्हारी भी तो लगनी चाहिए ना। आखिर रात के कांड की जिम्मेदार जो हो तुम। रात का कांड? कौन सा कांड वरदान? वो तो पता चल ही जाएगा तुम्हें। पहले तुम जरा ये नींबू पानी तो पी लो ताकि तुम्हारा हैंगओवर उतर जाए। माया ने वरदान के हाथ से नींबू पानी का गिलास लिया और पी लिया, लेकिन उसे याद सिर्फ इतना था कि वो गाड़ी में बैठे थे और घर वापसी कर रहे थे। लेकिन आगे क्या हुआ उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। वरदान, क्या ये सच है या ये घड़ी गलत वक्त बता रही है? एक दिन का बज रहा है रात का? घड़ी तो बिल्कुल सही वक्त बता रही है बेवड़ी बिल्ली, लेकिन तुम्हारा वक्त जरूर गलत चल रहा है आज। आ जाओ नीचे, सब घर पर ही हैं आज। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि आज कुछ है क्या? हाँ, है ना। तुम्हारा जुलूस निकालना है पूरे घर में। मेरा तो तुमने कल रात को सब घर वालों के सामने निकाल ही दिया। वरदान, इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सीधे सीधे बता दो ना, क्या हुआ है आखिर रात को? मैंने ऐसा भी कौन सा हाथ साफ कर दिया आपकी इज्जत पर जो इतना गुस्सा कर रहे हो? माया ने ये बात वरदान से थोड़े गुस्से में और चिढ़ते हुए कही। नीचे आ जाओ, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। और वरदान बेड से उठकर रूम से बाहर चला गया। माया बेड से उठकर ये सोचते हुए वॉशरूम में चली गई कि रात को मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो वरदान इतना गुस्सा करके गए हैं मुझ पर। जो भी हो माया, बात तो कुछ बहुत बड़ी है, वरना वरदान इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। माया अभी सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि उसकी नजर कबीर, श्लोक, अरमान, सबीर, आस्तक और अरमान पर चली गई। सब अपनी टूटी फूटी हालत लेकर सोफे पर बैठे हुए थे। अरे कबीर भैया, ये सब क्या हुआ? रात को कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है क्या? नहीं माया, बहुत बड़ा तो नहीं, मगर हाँ, छोटा सा हादसा तो हो ही गया हमारे साथ भी। सबीर ने माया की तरफ देखते हुए कहा। काश माया, हमारे साथ कोई हादसा ही हो जाता। कसम से तब भी इतनी बुरी तरह से जख्मी नहीं होते हम जितने रात को हुए हैं। मगर ये सब हुआ कैसे सबीर, और किसकी वजह से? वजह तो तुम ना ही पूछो तो अच्छा है माया, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है दोबारा बड़े पापा का मुझ पर हाथ साफ करवाने का। क्या? इसका मतलब है कि आप सबकी ये हालत वरदान ने की है? मतलब वरदान ने आप सबको मारा है? अरे माया, मारा थोड़े है उसने, फ्रस्ट्रेशन उतारी है अपनी। बात कुछ भी हो कबीर भैया, लेकिन वरदान को आप सब पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा गलत किया है। एक मिनट रुकिए आप। वरदान, वरदान, एक मिनट बात सुनिए वरदान। माया ने सामने से गुजरते हुए वरदान को आवाज देते हुए ये बात कही। क्या है माया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? यही हूं ना मैं। वरदान, आपने कल रात कबीर, श्लोक और अरमान भैया को मारा, और तो और आपने अपने बेचारे भतीजों को भी नहीं बख्शा। घर के मासूम बच्चे तक पीट दिए आपने, हद है वरदान। अच्छा, और ये सब किसने कहा तुमसे? हाँ, वरदान ने अपनी एक आंख की आईब्रो को ऊपर उठाते हुए माया से ये बात कही। कोई क्या ही कहेगा वरदान मुझसे, दिख नहीं रहा? ये देखो इनकी हालत। माया ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए वरदान से ये बात कही। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है कि उन सब ने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है, क्योंकि मुझे तो उनमें से एक भी दिखाई नहीं दे रहा है।
माया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सोफे पर कोई भी नहीं था। अरे, यही तो बैठे थे सब, कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। माया ने जैसे ही वरदान के चेहरे की तरफ देखा तो वरदान ने अपनी एक आंख के आईब्रो को ऊपर उठाते हुए दोबारा माया को इशारा देते हुए पूछा, कहाँ है? अरे वरदान, कुछ तो शर्म करो। घर में भी इतना खौफ कायम करके रखोगे ना तो घर घर नहीं जंग का मैदान लगेगा। कि तभी वसुंधरा ने पीछे से आते हुए कहा, अच्छा, और जो तुम दोनों रात को कार को कबड्डी का मैदान बनाने पर तुले हुए थे उसका क्या? हाँ मम्मा, लेकिन हुआ क्या है? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, और ऊपर से मुझे रात का कुछ याद भी नहीं है। हाँ तो ये बात तो तू वरदान से पूछना, वही बताएगा तुझे। हद है मम्मा, वरदान ने कहा नीचे सब बताएंगे, लेकिन आप बोल रहे हो वरदान बताएगा। आखिर ऐसा भी मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? मैं बताती हूँ माया। साक्षी ने पीछे से आते हुए माया से ये बात कही। कल रात हम सब तो घर पहुंच गए थे, लेकिन शायद तुम्हारी कार बीच रास्ते में खराब हो गई थी और तुमने शायद गलती से ड्रिंक कर ली थी, तो रास्ते में पीसीआर घूम रही थी। उन्हें लगा कि तुम कपल नहीं हो बल्कि कॉलेज स्टूडेंट्स हो, जो रास्ते में ही समझ गई ना तुम, तो इसीलिए वो तुम्हें और जेठ जी को पुलिस स्टेशन ले गए। फिर घर पर फोन कर दिया और फिर रात को जेठ जी का नंबर पापा ने लगाया और बाकियों का नंबर जेठ जी ने। साक्षी ने ये बातें इतने मजेदार अंदाज में कही कि माया की तो हंसी ही छूट गई, और फिर धीरे धीरे वसुंधरा, साक्षी, आस्था, तमन्ना सब हंसने लग गए। क्या है, हंस क्यों रहे हो आप सब? इसमें हंसने जैसा क्या है? प्रधान ने थोड़ा झुंझलाते हुए सबसे ये बात कही। रात को तो आपको बहुत बातें आ रही थी मोम, अब क्या हो गया? अब इस बेवड़ी बिल्ली को भी दो चार बातें सुनाइए ना। मुझ पर तो बहुत गुस्सा निकल रहा था आपका। दो चार प्रवचन और ज्ञान इसे भी तो दीजिए। वरदान गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी मोम की तरफ देखता हुआ ऊपर की तरफ को निकल गया। वरदान के जाते ही माया तो सोफे पर लोटपोट होकर हंसने लगी, और उसके साथ ही साक्षी, आस्था और तमन्ना भी। क्या है माया, क्यों मेरे बेटे को इतना परेशान करती हो? वसुंधरा ने माया के सर पर हल्की सी चंपत लगाते हुए उससे ये बात कही। अरे रहने दो मम्मा, होने दो थोड़ा परेशान, वरना जिंदगी भर ऐसे ही अकड़ा रहेगा आपका बेटा। माया ने भी वसुंधरा को हंसते हुए जवाब दिया। नीदू पीछे खड़े हुए सब सुन रही थी और देख भी रही थी। मेरे डैड को परेशान करने की कीमत तो तुम्हें बहुत भारी चुकानी पड़ेगी माया। ऐसे ऐसे तूफान लाकर तुम्हारी जिंदगी में खड़े कर दूंगी कि परेशानियां और अकड़ उनके सामने बहुत छोटी लगेंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। इतनी बात बोलकर नीधू भी अपने रूम की तरफ निकल गई। एक हफ्ते बाद दीपावली का दिन। अरे माया, सब तैयारियां हो गई बेटा? रंगोली बन गई ना? यस मम्मा, रंगोली तो मैंने बना दी है। बस अब आप ये ध्यान रखना कि कोई मेरी रंगोली खराब ना करे। अब यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तेरी रंगोली खराब करे, क्योंकि सबीर, अरमानक और आज तक तो चले गए ड्यूटीज पर। अब तो वही 4 जने बचे हैं, और उनमें से भी तुम्हारी रंगोली सिर्फ 2 ही जने खराब करेंगे, एक कबीर और दूसरा अरमान, क्योंकि श्लोक और वरदान वो दोनों तो साफ सफाई में यकीन रखते हैं। ओके मम्मा, तो मैं फिर जल्दी से रेडी होकर आती हूँ, इससे पहले कि मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया अपनी फैमिली के साथ आ जाए। हाँ माया, ठीक है बेटा, तुम जाओ ऊपर। रूम में आते ही माया ने देखा कि वरदान अपने काम में बिजी था। अरे वरदान, आप अभी तक रेडी भी नहीं हुए, नीचे सब रेडी होकर पहुंच भी गए हैं। माया 2 मिनट चुप रहोगी तुम? मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल फैक्स कर रहा हूँ। हाँ, और जब फाइल फैक्स हो जाए ना तो खुद भी फैक्स होकर नीचे आ जाना। पूजा में लेट पहुंचने पर मैं किसी की डांट से नहीं बचाऊंगी आपको, पहले बता रही हूँ। दोस्ती अपनी जगह और सौदेबाजी अपनी जगह। माया, शर्म आती नहीं या भगवान ने दी ही नहीं? सीरियसली आज के दिन भी तुम मुझे पूजा में लेट पहुंचने का डर देकर मुझसे डील कर रही हो, ताकि तुम्हारी बातों में आकर मैं तुम्हारी वो अलूल जुलूल सी बातें मानता रहूं? हाँ तो किसने बोला है मानने को? मत मानो। बस जब पापा हाथ धोकर पीछे पड़ेंगे ना तो मुझसे मत कहना। वैसे भी आजकल पापा हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर आपके पीछे पड़ते हैं। हाँ, और ये सब तुम्हारी तो मेहरबानी है मानो बिल्ली। ये मत सोचना इतनी आसानी से तुम छूट गई। किसी दिन ऐसा बदला लूंगा ना, सारा हिसाब किताब
एक ही बार में चुकता कर दूंगा। वरदान ने ये बात मिरर में रेडी होते माया को देखते हुए कही। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? जैसे आज बम की जगह तुम ही फूटोगे घर में। माना आज दिवाली है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दियों की तरह जलते ही रहोगे। काश कि मैं बम होता तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही फूटता। वरदान ने ये बात एक आंख के आईब्रो को ऊपर उठाते हुए और अपने दांतों को पीसते हुए माया से कही। हाय वरदान, क्यों खुद को बम बोलकर अपनी इज्जत कम कर रहे हो? तुम तो पहले से ही ग्रेनाइड हो। माया ने एक आंख मारते हुए वरदान को छेड़ते हुए कहा। ये चीपड़ों वाली हरकतें जाएंगी नहीं ना तुम्हारे अंदर से मानो बिल्ली। वरदान ने भी माया को चिढ़ते हुए जवाब दिया और दरवाजे से बाहर की तरफ को निकल गया। वाह, आज तो दिन का खाना आराम से पच गया वरदान को छेड़कर। और माया भी रूम से बाहर की तरफ को निकल गई। थोड़ी देर बाद सब नीचे पहुंच चुके थे। माया और वरदान भी पूजा के लिए नीचे आ चुके थे। आरशी और उसके मम्मी पापा भी आ चुके थे। सबसे पहले तो घर में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा हुई। उसके बाद सबने डिनर किया और फिर बाहर लॉन में आकर खूब आतिशबाजी की। आरशी और उसके मम्मी पापा के जाने के बाद सब सोफे पर बैठे हुए थे कि वसुंधरा ने माया को आवाज दी। जी मम्मा, आप बुला रहे थे, कोई काम था क्या? हाँ बेटा, एक्चुअली मुझे ना तुम्हें ये हमारा खानदानी हार देना था। ये कई पुश्तों से सूर्यवंशियों की बहू को मिलता आया है। ये हार हमारी कुलदेवी का आशीर्वाद भी है और सूर्यवंशियों के पूर्वजों की धरोहर भी। मुझे ये मेरी सास ने दिया था जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी, और उसके बाद मैंने इसे निहारिका को। कहते कहते जैसे वसुंधरा थोड़ा रुक सा गई। लेकिन अब ये तुम्हारी अमानत है। लो। नहीं मॉम। वरदान ने वसुंधरा के हाथ से हार लेते हुए अपनी माँ को रोक दिया। अगर अब इस हार पर किसी का हक है तो सिर्फ निधु का, क्योंकि आप ये हार ऑलरेडी निहारिका को दे चुकी हैं और ये हार सूर्यवंशियों के वारिसों की अमानत है, तो इस हिसाब से ये हार निधु का है। लेकिन वरदान, ये हार हमारा खानदानी हार है और निधु तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, और ये हार तो है ही सूर्यवंशियों की बहुओं के लिए। और ये हार सूर्यवंशियों की बहू को मिल चुका है मॉम। आगे ये अमानत निधु की है। अच्छा, और कल को तेरा या माया का कोई बच्चा? मॉम प्लीज़, फ्यूचर किसने देखा है? प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल होकर देखिए। निधु सूर्यवंशियों की आखिरी और इकलौती वारिस है। सॉरी मॉम, लेकिन माया को ये हार नहीं मिल सकता। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि ये सारे फैसले ले सको वरदान। अरविंद ने वरदान के हाथ से हार छीनते हुए उससे ये बात कही। और रही बात इस हार की, तो ये हमारा कुल देवी का आशीर्वाद है। इसे हम किसी और कुल में नहीं दे सकते। बट डैड, अरविंद ने गुस्से से वरदान को घूर के देखा और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर वरदान को चुप करा दिया। अरविंद की बात सुनकर वरदान गुस्से से वहां से घर के मेन डोर से बाहर को निकल गया और अरविंद भी गुस्से में अपने रूम में चला गया और अरविंद के पीछे पीछे वसुंधरा भी चली गई। माया मन में सोच रही थी कि अगर वरदान एक बार उसे अकेले में बोल देता तो शायद वो इस हार की तरफ देखती तक भी नहीं। आखिर डैड कितना भी छुपा ले, लेकिन सच तो आज भी यही है कि वो मोम की जगह कभी किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि पहली बीवी की जगह पहली बीवी की ही होती है। वो हार मेरी मम्मा का आखिरी टाइम में पहना हुआ हार था, वो भला किसी और को कैसे दे सकते हैं? डैड लाइफ में ना बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, लेकिन जब भी मोम की बात आती है ना, तो वो हमेशा इमोशनल हो जाते हैं। और अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मेरी मम्मा की जगह उनकी ज़िंदगी में ले सकती हो, तो फिर तुम बहुत बड़े धोखे में जी रही हो माया। निधु ने माया के पीछे खड़े खड़े ही इतनी तेजधार बातें कह दी कि माया के पाँव तो वही जम गई। निधु तो वहां से चली गई, लेकिन माया अपना आप लेकर बहुत मुश्किल से रूम में पहुंची। वरदान रूम में तो था नहीं, तो फिर कहाँ गया वरदान? वहीं जहां अक्सर वरदान होता है, वो बंद रूम। माया ने वहीं दरवाजे के लॉक में आंख लगाकर जब देखा कि वरदान उसी रूम के अंदर है, तो माया को एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे वो एक कदम आगे बढ़ाने की बजाय 4 कदम और पीछे आ गई हो। अपने रूम में आने के बाद माया को ये एहसास तो हो गया था कि सच में वो वरदान की जिंदगी में कभी भी उसकी पहली बीवी की जगह नहीं ले सकती। लेकिन अब वो वरदान को लेकर अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ चुकी थी कि शायद अब वहां से लौटना
उससे भी ज्यादा मुश्किल था उसके लिए। माया ने फैसला कर लिया था कि वो वरदान की जिंदगी में हमेशा एक अच्छी दोस्त बनकर रहेगी, ताकि उसकी जगह वरदान की जिंदगी में हमेशा ओरिजिनल रहे, फेक या सेकंड नहीं। वो कभी वरदान को नहीं बताएगी कि वो वरदान को लेकर अब क्या फील करने लगी है। अगले दिन जब माया की आंख खुली तो वरदान रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल चुका था। माया भी उठकर रेडी हुई और नीचे चली गई, क्योंकि आज कॉलेज में छुट्टी थी और एग्जाम भी पास आ रहे थे। तो माया ने अपनी स्टडी पर फोकस करना शुरू कर दिया था। आज वरदान लेट नाइट घर लौटा था और घर में सब सो चुके थे, मगर डाइनिंग टेबल पर वरदान का इंतजार करते हुए कब माया की आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला था। माया, माया, वरदान ने माया को हिलाते हुए आवाज दी। अरे वरदान, तुम कब आए? माया ने आधी नींद से जागते हुए वरदान से ये सवाल किया। वो सब छोड़ो और तुम पहले ये बताओ कि तुम रात के 1 बजे डाइनिंग टेबल पर क्या कर रही हो? वो वरदान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे तो हम साथ में खाना। कम ऑन माया, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो जो मेरे आने का इंतजार कर रही थी कि मैं आऊंगा तो साथ मिलकर खाना खाएंगे? तुम नीदू को इनमिच्योर बोलती हो। खुद को देखा है, खुद कितनी इनमिच्योरिटी वाली हरकतें करती हो। अगर मैं घर ना लौटता तो क्या तुम ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार करती रहती? वरदान ने गुस्से में माया को इतनी बातें सुना दी कि माया का तो रोना ही छूट गया। और जस्ट शट अप वरदान, मैं कोई इतनी भी इनमेच्योर नहीं हूँ कि डाइनिंग टेबल पर ही सो जाऊँ। मैंने बस ये सोचा था कि शायद तुम थोड़ा लेट हो जाओगे। इतना लेट हो जाओगे ये नहीं पता था, वरना मैं भी बाकियों की तरह आराम से अपने रूम में सो रही होती। और अगर आराम से बात करनी नहीं आती ना, तो यूँ गुस्से से भी मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? पर माया इतना बोलकर अपने रूम में भाग गई। माया, माया, मेरा वो मतलब नहीं था। वरदान ने जोर से अपना हाथ चेयर पर दे मारा। अगले दिन जब माया की आंख खुली तो सामने देखते ही माया बेड से खुशी से उछल पड़ी और जाते ही सामने रखे पांडा टेडी बियर के ऊपर गिर गई और जोर से चिल्लाई, हाय, इतना बड़ा पांडा टेडी बियर कौन लेकर आया इसे? पांडा टेडी बियर इतना बड़ा था कि रूम के एक कोने में पूरा फिट हो रहा था और उस पर चढ़ के कम से कम 2-4 लोग आराम से सो सकते थे। कौन लेकर आएगा माया? ऑफ कोर्स मैं लेकर आया हूँ, वरदान ने पीछे से आते हुए कहा और वहां साइड पर एक चोकोबार का एक बड़ा सा बॉक्स रख दिया। माया जितनी एक्साइटमेंट के साथ पांडा के ऊपर गिरी थी, उतने ही गुस्से में दोबारा उठ खड़ी हुई और जाकर अपने वार्डरोब से ड्रेसेस निकालने लगी। समझ सकता हूँ माया कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक शोरूम के बाहर से गुजर रहा था तो वहां पे ये पांडा लगा दिख गया। जेन्युइनली मैं अंदर चला गया तो वहाँ के एक सेल बॉय ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मैं ये पांडा ले लूँ। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं ये पांडा नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक मानो बिल्ली है, तो 2 जानवर एक साथ एक कमरे में कैसे रहेंगे? तो उसने बोला, ले लीजिए सर, दोनों को कंपनी मिल जाएगी। तो मुझे लगा उस बेचारे की बात भी ठीक है। वरदान ये बातें इतनी मगन होकर और मुस्कुराकर बता रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि माया ने उसकी तरफ कब पिलो उठाकर दे मारा। वरदान के बच्चे, तुम समझते क्या हो खुद को? कहीं के बहुत बड़े 30 मार खाओ। माया ने एक के बाद एक पिलो, फ्लावर पॉट और रूम में रखी जो जो चीजें हाथ आई वरदान की तरफ दे मारी। तुम्हारी तो सारी हीरोगिरी निकालती हूँ मैं, रुको तुम जरा। अरे माया, पागल वागल तो नहीं हो गई हो क्या? सुबह सुबह दिमागी दौरा तो नहीं पड़ा ना तुम्हें? अरे क्या कर रही हो? अरे यार! वरदान पे सुबह सुबह अटैक हुआ देखकर कबीर भी वहां आ गया। अरे माया, क्यों चीजें मार रही हो इस पर? अब मेरे इस नालायक भाई ने क्या कर दिया? अबे तू भाई है ये दुश्मन, और तेरे से तो मैं लाख गुना अच्छा हूँ। वरदान ने दरवाजे के पीछे होते हुए कबीर को खींच कर कोनी मारी। ये तो आप अपने भाई से ही पूछिए कबीर भैया, जो खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ के बैठे हैं। पहले फालतू में गुस्सा करो, फिर सॉरी बोलने की बजाय जानवर बोलना भी शुरू कर दो। उड़ाओ, अब उड़ाओ मेरा मजाक। ये लो और हंसो, अब हंस के दिखाओ जरा। तुम्हें बताती हूँ मैं बच्चों, ये लो, ये भी लो। तुम्हारा नाम तो मैंने बिल्कुल सही रखा है, मानो बिल्ली, जानवर ही हो तुम। इतना बोलकर वरदान दरवाजे के पीछे से नीचे हॉल की तरफ भाग गया। वरदान के बच्चे, रुको, तुम जा कहाँ रहे हो? माया भागते हुए रूम के दरवाजे तक आई, लेकिन फिर वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद जब रोबिन माया और वरदान का रूम साफ करते हुए नीचे आया
तो उसके हाथ में इतना बड़ा गार्बेज बैग देखकर वसुंधरा ने सीढ़ियों से उतरती हुई माया से पूछा, माया बेटा तुम्हारे कमरे में ये कौन सी कुश्ती लड़ी जा रही थी जिसके लपेटे में रूम का पूरा सामान ही आ गया। वसुंधरा की बात सुनकर कबीर की तो हंसी छूट गई। उसके देखा देखी सारे भाई और घर वाले भी हंस दिए। नहीं मोम, रूम में कुश्ती नहीं लड़ी जा रही थी, वो एक्चुअली रूम में ना तूफान आया था। वैसे तूफान का खतरा अभी तक फैला नहीं है। वरदान ने ये बात सोफे पर अपने दोनों हाथों को टिकाते हुए बड़ी ही शरारती अंदाज में वसुंधरा और माया की तरफ देखते हुए कही, और माया वही सीढ़ियों से वरदान की आंखों में और उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। इसी तरह धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वक्त गुजरता गया। भाई दूज, निधु का बर्थडे, एग्जाम, न्यू ईयर और वैलेंटाइन डे, और देखते ही देखते 4 महीने गुजर गए। 8 मार्च रात के 12 बजे माया सोई हुई थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान में धीरे से कहा हो, हैप्पी बर्थडे मानो बिल्ली। माया एक झटके से उठ बैठी। घड़ी में देखा तो रात के ठीक 12 बज रहे थे और आसपास तो कोई था ही नहीं, क्योंकि वरदान तो पिछले 1 हफ्ते से बिजनेस टूर पर था, आउट ऑफ कंट्री में। माया ने खुद के ही सर पर एक हल्का सा हाथ मारा और बोली, तू पागल है क्या माया, यहाँ किसी को तेरा बर्थडे कैसे पता होगा। वेल, हैप्पी बर्थडे माया। माया ने अपनी ही पीठ थपथपाते हुए कहा और फिर बेड पर गिर गई और गिरकर सो भी गई। आज माया ने ग्रे कलर का टॉप पहना था और व्हाइट कलर की रफ जीन्स। एक तो माया पहले से बहुत खूबसूरत थी, मगर उसका ड्रेसिंग सेंस तो उसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लगाता है। माया रेडी होकर जैसे नीचे पहुंची तो आलू के परांठे की खुशबू सीधे माया के दिल में उतर गई। मम्मा, आज घर में आलू के परांठे बने हैं क्या? हाँ बिल्कुल बने हैं, स्पेशली तुम जैसे खाती हो बिल्कुल वैसे ही रॉबिन ने बनाए हैं। थैंक यू मम्मा, आपको पता था ना, इसलिए आपने मेरे फेवरेट परांठे बनाए हैं ना। माया ने खुशी से उछलते हुए वसुंधरा से ये बात कही। क्या पता था माया? वसुंधरा ने माया को इशारा देते हुए कहा। कुछ नहीं मम्मा, वो आज मेरा परांठा खाने का बहुत मन था ना, बस इसीलिए। माया जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और फोन की तरफ देखकर सोचने लगी, शादी के बाद ना सच में भूल गया मुझे, सॉरी। तभी तो अभी तक एक बार भी कॉल करके बर्थडे विश नहीं किया। अरे माया, विश यू वेरी वेरी हैप्पी। और माया ने सीधा खुश होते हुए साक्षी को गले लगा लिया। थैंक यू साक्षी दी। वेल, थैंक यू फॉर योर विशेस, लेकिन आपको कैसे पता दीदी? अरे कैसे पता नहीं होगा माया, विमेंस डे के बारे में किसे पता नहीं होता। वेल, हैप्पी विमेंस डे वंस अगेन। पर माया का चेहरा देखने लायक था। साक्षी ने बाकी घर की सभी लेडीज को विमेंस डे विश किया और टेबल पर बैठ गई। माया ने मन में सोचा, तू भी कितनी बड़ी इडियट है ना माया, जब तक बताएगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आज तेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है। लेकिन अगर पता करना हो तो कर भी तो सकते हैं। अरे मैं तो खामखा घर वालों से नाराज हो रही हूँ। कॉलेज से आते हुए ना खुद ही घर वालों के लिए कुछ ले आऊंगी और कुछ अच्छा सा बना दूंगी, फिर साथ में बताऊंगी कि आज क्या है। माया कहाँ खोई हो? परांठे ठंडे हो गए बेटा, चलो जल्दी बैठो। जल्दी से परांठे खा लो बेटा, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ओके मम्मा। ब्रेकफास्ट करने के बाद माया कॉलेज चली गई। शाम को जब माया लौटकर कॉलेज से घर आई तो अंदर अंधेरा था, और जैसे ही माया अंदर आई तो माया के कान में एक साथ आवाज आई, हैप्पी बर्थडे माया। सारे घर वाले एक साथ बड़े से टेबल के साथ खड़े थे जहां ढेर सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे, और साथ में एक बहुत बड़ा केक भी था जो कि पांडा के आकार का था और उस पर हैप्पी बर्थडे मानो बिल्ली लिखा था। केक को देखकर तो माया पहले थोड़ा चकरा गई, लेकिन फिर दूसरे ही पल जोर से चिल्लाई, वरदान! और सब जोर से एक साथ हंस पड़े। क्या है, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा हूँ। वरदान ने माया के सर पर हल्की सी चंपक लगाते हुए कहा, विश यू मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे माया एंड हैप्पी विमेंस। ओह सॉरी, ये तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो मानो बिल्ली हो ना। माया ने जोर से वरदान के कंधे पर हाथ मारते हुए और दांतों को पीसते हुए कहा, थैंक यू। ओहो, लड़ बाद में लेना तुम लोग, पहले केक कट कर लो। वसुंधरा ने केक की टेबल को आगे लाते हुए कहा।
विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मानो। विपुल और नवीन दोनों ने एक साथ माया को पीछे से हक करते हुए कहा, विपू भैया, नवू भैया, आप सब कब आए? अच्छा, तो हम आ गए हैं तो तुझे इस बात का दुख हो रहा है? नहीं भाई, बल्कि मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं तो सुबह से सबको मिस कर रही थी। वेल, सब तो नहीं आए हैं, पर बाकियों ने तेरे गिफ्ट्स जरूर भेज दिए हैं और केक कटिंग के टाइम हम उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पर रखेंगे, ठीक है? ओके भाई। माया के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो कितनी खुश थी आज। केक कटिंग के बाद माया तो अपने सारे गिफ्ट्स उठाकर सीधे रूम में भाग गई, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने समेट कर भागा हो। रात को जब वरदान रूम में आया तो पूरा रूम गिफ्ट्स के साथ भरा हुआ था और माया ने बेड पर भी गिफ्ट्स खोल के रखे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी बाकी लड़कियों की तरह गिफ्ट्स बहुत पसंद है। क्यों? मुझे गिफ्ट्स पसंद क्यों नहीं हो सकते? और स्पेशली जब मेरा बर्थडे हो, फिर तो मेरी गिफ्ट्स की तरफ एक्साइटमेंट बनती है। वो तो है। अच्छा ये बताओ, सबसे अच्छा गिफ्ट किसने दिया है तुम्हें? माया ने बेड से कुछ गिफ्ट्स को साइड पर करते हुए कहा, कबीर भैया का। अच्छा, ऐसा भी क्या दे दिया उस कबीर के बच्चे ने? वरदान ने थोड़ा हैरानी से माया की तरफ देखते हुए कहा। ये, माया ने वरदान को एक वॉल जितनी बड़ी फोटो फ्रेम दिखाई, जिसमें एक तरफ माया की फैमिली पिक्चर का कोलाज था और दूसरी तरफ वरदान की फैमिली पिक्चर का कोलाज था और बीच में माया और वरदान की एक बहुत बड़ी सी क्यूट सी पिक थी और उसके साइड्स में वरदान और माया की और भी पिक्चर्स का कोलाज बना हुआ था। देखा, एक ही गिफ्ट में कबीर भैया ने सारी गिफ्ट्स को मात दे दी। माया ने वरदान को फोटो फ्रेम ऐसे चिढ़ाते हुए दिखाया जैसे उसे कोई जादू का चिराग मिल गया हो। हाँ, है तो शुरू से ही शातिर दिमाग का, मगर ऐसी चीजों में भी दिमाग दौड़ाता है, इसका ये नहीं पता था। अच्छा माया, ये सब जल्दी से बेड से समेट लो, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है वरदान। अगले दिन सुबह सुबह जब माया रेडी होकर नीचे आई तो घर एकदम शांत माहौल में था और घर में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। रॉबिन भैया, सुनिए एक मिनट, ये घर के सारे लोग कहाँ गए हैं? वो मैम, घर के सारे लोग लोन में हैं। आज घर में पूजा है ना, इसीलिए। पूजा? कैसी पूजा रॉबिन भैया? मैम, हर साल इस दिन पूजा होती है और निहारिका मैम की आज बरसी है ना। हर साल इस दिन वरदान सर और बाकी घर वाले मिलकर पूजा कराते हैं। ठीक है रॉबिन भैया, आप जाइए, मैं खुद लोन में चली जाऊंगी। माया जब लोन में बाहर आई तो वरदान और निधु और बाकी सारे घर वाले सफेद कपड़ों में बैठकर पूजा कर रहे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। माया भी जब पूजा में बैठने लगी तो निधु ने माया को वहीं रुकने का बोल दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मा की बरसी की पूजा में माया शामिल हो, इसीलिए डैड, आप खुद माया को बोल दें कि वो यहाँ से चली जाए। निधु की बात सुनकर सब निधु और वरदान की तरफ देखने लगे। वरदान ने माया की तरफ देखा और उसे आंखों से ना में इशारा कर दिया। माया भी नहीं चाहती थी कि एटलीस्ट आज के दिन कोई तमाशा हो, तो माया भी चुपचाप अपने रूम में वापस लौट आई। जब सब पूजा करके लौटे तो सबने निधु को डांटा कि उसे माया से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे कितना बुरा लगा होगा। तो दादी, मेरी मम्मा को भी तो बुरा लगता होगा जब वो माया को डैड के साथ देखती होंगी, और मुझे इस टॉपिक पर ना अब और कोई बहस नहीं चाहिए, बस। और नीदू भागकर अपने रूम की तरफ चली गई। नीदू अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि उसे माया और वरदान के रूम का दरवाजा खुला दिख गया और माया को अंदर देखकर नीदू भी अंदर आ गई। आई नो, कल बहुत खुश थी तुम कि डैड ने तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है ना? तुम्हारे लिए स्पेशल अपना काम छोड़कर बिजनेस टूर से वापस आए हैं। इससे पहले तुम कोई गलत फहमी पालो, मैंने सोचा मैं ही बता दूं कि अगर तुम्हारा कल बर्थडे ना भी होता ना, तो वो भी डैड आते ही आते, क्योंकि 20 साल हो गए हैं मेरी मम्मा को गुजरे हुए, और इन 20 सालों में एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि डैड इस पूजा के लिए ना आए हों। और तुम ना कितने भी पैंतरे आजमा लो, जो जगह मेरी मम्मा की है ना इस घर में, वो तुम कभी नहीं ले सकती, समझी? माया ने एक ठंडी आंख भरते हुए बड़े आराम से नीतू को जवाब दिया। हाँ, ये सच है कि कल मैं बहुत खुश थी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं आज दुखी हूँ। पता है क्यों?
क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुम भी, कि गुजरा वक्त और गुजरे लोग कभी लौट कर नहीं आते। और रही बात तुम्हारी मम्मा की जगह लेने की, तो नो वे, मुझे तुम्हारी मम्मा की जगह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या है ना, मेरी आदत नहीं है ज़बरदस्ती लोगों के दिलों पे कब्जा करने की। मेरे हिस्से में जो आए मैं उसी में खुश रहती हूँ। यू माया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को मरा हुआ कहने की? लो, पूजा तुम अपनी मम्मा की बरसी की करवा कर आ रही हो, और मरा हुआ मैं तुम्हारी मम्मा को बोल रही हूँ। वो क्या है ना निधु, मेरे पैंतरों से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। जिस दिन मैंने अपने पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए ना, उस दिन मेरा घर तो बड़े आराम से बस जाएगा, मगर तुम्हारा बसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो गुस्सा है ना, आने वाले वक्त के लिए संभाल कर रखो, समझी? हम्म, गुड गर्ल। वो रहा दरवाजा, अब निकलो यहाँ से। शाबाश, जल्दी जल्दी निकलो। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ से निकालोगी और मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी? हाँ? काश, कि काश ऐसा होता निधु, लेकिन चुप रहने वाली जुबान तो तुम्हें भगवान ने दी ही नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं? तुम एक काम करो, चिल्लाते हुए भी तुम कमरे से बाहर निकल सकती हो। और अगर ऐसा ना हो पा रहा हो, तो ग्रहण को अपनी जिंदगी से कैसे निकालना है, आता है मुझे। माया ने ये बात नीदू का हाथ जबरदस्ती पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर करते हुए कही, और फिर माया ने अपने रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। माया के ऐसे बर्ताव से नीदू एकदम भौचक्की रह गई थी, क्योंकि आज से पहले तो माया ने सिर्फ उसे बातें ही सुनाई थी, ऐसे बिहेव कभी नहीं किया था। माया का गुस्सा नीदू ने अपने रूम में रखी हुई सारी चीजों पर उतार दिया। और फिर मुझे कहानी के इस मोड़ पर आकर एहसास हुआ जानी, कि जिंदगी की खामोशियां भी हमसे बहुत कुछ कहती हैं। कि कहती हैं, कभी ख्वाबों ने दगा दी तो कभी रातों ने संभाल लिया। कि कभी ख्वाबों ने दगा दी तो कभी रातों ने संभाल लिया, और जा जिंदगी, अब तेरे गुजर जाने का गम नहीं। क्योंकि ख्वाहिशें तो हमें पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, मगर तूने जो कहा हमने सब मान लिया, हमने सब मान लिया। हाँ जी, तो फिर कैसा लगा आपको आज का पार्ट? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मुझे आपसे थोड़ी सी शिकायत है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अपनी दोस्त और होस्ट डार्क सोल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।